बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। महू में ही वो मेजर सूबेदार के पद पर सैनिक अधिकारी थे। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर एक गरीब निम्न महार जाति में पैदा हुए थे, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव के अधीन किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था। बाबा साहब जब सरकारी स्कूल में भर्ती हुए तो उन्हें सभी लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक भी उन्हें अभ्यास पुस्तिका तक नहीं छूने देते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर उन्हें फारसी की शिक्षा हासिल करनी पड़ी। कहा जाता है कि विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। जाहिर तौर पर भारत में जातिगत भेदभाव को वो बचपन से ही महसूस कर चुके थे। भीमराव को 5 साल की उम्र में दापोली में एक स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ भर्ती कराया गया था। उन्होंने मुंबई के एल्फिस्टोन स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर पास की। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए। उन्हें बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में भारतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। 1916 में उन्होंने दूसरा शोध नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पूरा किया। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और इसे पूरा करने के बाद वो भारत लौट आए। अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्म पत्नी रामाबाई के साथ परेल में डबल चौल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। इंग्लैंड से उच्च शिक्षा लेकर लौटने के बाद जब बाबा साहब भारत लौटे तो समाज में छुआछूत और जातिवाद चरम पर था। इससे प्रभावित होकर उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ तेज कर दी। उन्होंने लोगों को इसके प्रति जागरूक करना शुरू किया और इसी कड़ी में 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के शाहू की मदद से मुंबई में साप्ताहिक मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया। साथ ही बहिष्कृत भारत मूक नायक जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए थे। 1927 तक अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला और सभी जातियों के लिए सभी मंदिरों में प्रवेश करने की मांग की। 1935 में अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नई कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अंबेडकर ने कई कानून पेश किए, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता और बहुत कुछ। अंबेडकर ने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया जब संसद ने उनके हिंदू कोड बिल को रोक दिया, जिसने विरासत और विवाह के कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की मांग की। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चूँकि वो एक कुशल अर्थशास्त्री थे, इसलिए वो आरबीआई की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का ढांचा प्रस्तुत किया। उन्होंने जल प्रबंधन जैसे संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से उपयोग करने का रास्ता दिखाया। 1948 में अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 1954 से अक्टूबर तक दवाइयों का दुष्प्रभाव और आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें बिस्तर पर रखा गया।
65 साल की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। बाबा साहेब आज भले हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो एक सफल जीवन जीने का मंत्र दिया है, उस पर चलकर हम एक नए भारत की ओर बढ़ सकते हैं। वे हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में युगों युगों तक उपस्थित रहेंगे। उनके विचार, उनकी जीवन शैली और उनका काम करने का तरीका हमेशा हमें उत्साहित करता रहेगा। साथ ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पर रहेगी, जिससे देश भर में समानता, शिक्षा का प्रसार और महिलाओं को उनके अधिकार मिलने का लक्ष्य पूरा हो सके।